इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज जो है जब अरविंद केजरीवाल घर पहुंचे हैं उससे पहले पहुंच चुके थे। सौरभ जी बिल्कुल। सौरभ, एक बहुत बड़ा दिन राजनीतिक तौर पर भी, लेकिन अदालत को जो आदेश आया है उसमें तो अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, उससे पहले ही चार्जेस ही नहीं फ्रेम हुए, आरोप मुक्त किए। मैं आपको यही बताऊं, एक छोटा सा मुकदमा हो कि मैं आपको कह दूं कि आपने मुझे मारा, सिर्फ मैं कह दूं और मैं मुकदमा दर्ज करा दूं, तो वो मुकदमा भी 7 साल चलेगा कम से कम। तब जाके ये साबित होगा कि मैंने मारा, आपने मारा मुझे या नहीं मारा। ये मुकदमा इतना लचर और इतना घटिया स्तर का था कि इसको अदालत ने इस लायक भी नहीं माना कि इसके अंदर ट्रायल भी चल सके। आप ये समझिए, ट्रायल शुरू नहीं हुआ इसमें, आरोप मुक्त पहले कर दिया गया है। और सोचिए, ट्रायल चलने से पहले सीबीआई, ईडी सब जगह हुआ ही, हाई कोर्ट कई बार हुआ ही, सुप्रीम कोर्ट कई बार हुआ ही, कई बार, नंबर ऑफ टाइम्स। कभी मनीष जी के लिए होके आए, कभी अरविंद जी के लिए होके आए। लोग तो आप लोग भी गए थे, यानी अरविंद और मनीष भी गए थे, उनको भी राहत नहीं मिली थी। कहने का मतलब ये है, कई बार ये मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्क्रूटनी में आया है और कई घंटे सुना गया है। और जस्टिस संजीव खन्ना जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह भी दिया ओपन कोर्ट में कि ये ट्रायल में 2 मिनट नहीं टिकेगा। अब आप सोचिए वो जस्टिस संजीव खन्ना का क्या करा जाए, कहाँ तस्वीर लगाए उनकी। लेकिन उनसे राहत तो नहीं मिली थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी तस्वीर कहाँ लगाऊं मैं कि उन्होंने कहा कि ये 2 मिनट नहीं टिकेगा और उसके बाद भी बेल नहीं दी। आप समझिए कि इस जुडिशरी का क्या हाल था। उन्होंने ये कहा था कि ट्रायल कोर्ट में जाइए, आप वहां पर जो देखिए। नहीं जाइए, वो तो ऑब्वियसली जाओ, घिसो, रहो जेल में, 2 साल तो रह लिए और रहो। लेकिन जब ये केस जो है, जब अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया था, कहा था कि भ्रष्टाचार के जो पूरा जो है जो साजिश रची गई है, इन लोगों ने रची है, प्राइम सस्पेक्ट है ये। आप देखिए, पहले दिन से टीवी पे हम पूछते थे बीजेपी के प्रवक्ताओं से, भाई भ्रष्टाचार क्या हुआ है? कुछ नहीं। 1 करोड़ रुपए घोटाला हुआ कहा गया। भ्रष्टाचार के नाम पे वो क्या कहते थे कि जी 1+1 है। अब 1+1 तो नोएडा में भी मिल रही है, इस साल भी मिल रही थी, फिर तो योगी जी को के ऊपर भी ईडी का और सीबीआई का मुकदमा होना चाहिए। यही था ना ले दे के कि 1+1 है। लेकिन पॉलिसी वापस हो गई थी, उसका भी उन्होंने मुद्दा बनाया था। वो सब मुद्दे बनाए, मगर आप इस बात को समझिए, एक भी जगह कुछ ऐसा नहीं था कि ये भ्रष्टाचार है स्पेसिफिक, ये कर दिया आपने। समझ रहे हैं हम बात को? वो तो जब पॉलिसी आप चलने ही नहीं दोगे तो वो पॉलिसी को विड्रॉ ही किया जाएगा, वरना आपका रेवेन्यू का लॉस होगा, 8,000 करोड़ का आपका लॉस होगा सालाना, तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा। मगर आप इस बात को समझिए कि फ़ायदा किसका हुआ। मनीष जी का कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो रहा है 2 साल, और अरविंद जी भी 6 महीने काट आए, तो दोबारा जाना ही नहीं था उनको। ट्रायल चलता भी रहता तो भी नहीं होना था। आज फ़ायदा उन देश के नौजवानों का हुआ है जो कहीं पे बिहार में बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहा है। लेकिन आईओ के खिलाफ जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि जांच, विभागीय जांच की बात हो रही है। देखिए, अगर मेरी मानो तो आईओ को इंडिया गेट पर फांसी पे लटकाना चाहिए। ऐसे आईओ को इंडिया गेट पे फांसी पे लटकाया जाना चाहिए, जिन लोगों ने झूठे मुकदमों के अंदर ऐसे लोगों को जेल भेजा है। कानून का सम्मान नहीं है, फांसी पे लटका दिया। क्यों? कानून बनना चाहिए, यही कानून बनना चाहिए ना, यही कानून बनना चाहिए कि जो झूठे मुकदमे में दूसरे को फंसाएगा उसको जो है इंडिया गेट पे फांसी पे लटकाया जाएगा। क्या दिक्कत है इस कानून में? मोदी जी को दिक्कत है या आपको दिक्कत है? एक आखिरी सवाल, राजनीतिक तौर पर भी इसका फायदा मिलेगा पंजाब चुनाव में? ले लीजिए, यहाँ पर मिठाई और गुजिया आ गई हैं, तो गुजिया खाते हुए सौरभ भारद्वाज की पहले ये तस्वीरें देख लेते हैं। तो मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है, ढोल भी है, और क्योंकि होली का त्यौहार है तो गुजिया भी खिलाई जा रही है। सौरभ, राजनीतिक तौर पर भी इसका फायदा मिलेगा इस आदेश का? देखिए, मैं ये मानता हूँ इस आदेश का फ़ायदा हमारी सोशल फैब्रिक को है, हमारे सामाजिक ताने बाने को है। जो मैसेज केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में दिया गया वो ये दिया गया, अगर आप दुर्गा शक्ति नागपाल हो, अगर आप संजीव चतुर्वेदी हो तो आपको रगड़ेंगे, आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अगर आप हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर हो तो आपको रातों रात ट्रांसफ़र करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं देंगे। आज ये बात साबित हुई कि चलो अगर आप ईमानदार हो तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ आता है, वरना इस देश की सबसे बड़ी समस्या ये है, अफसरशाही में बड़ी संख्या में लोग बेईमान हैं। रिटायर होता है, एक एसएचओ भी रिटायर होता है तो उसके पास 20-30 करोड़ रुपए होता है। नहीं मैडम, इतना रुक जाओ ना, आपको भी उसमें आज ये मैसेज है लाउड एंड क्लियर, खूब लूटो, खूब खाओ, हजारों करोड़ रुपए दबा लो। बीजेपी ने नहीं, कांग्रेस ने भी शिकायत की थी, उसने भी चुनाव में बोला था कि हमने भी
देखिए अजय ये आप चाहते हैं हम स्वागत करें, हम रोबोट थोड़े ही हैं। बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल। आपके सामने है सब कुछ। पंजाब और गुजरात इलेक्शन के आने के जस्ट पहले फिर से वॉशिंग मशीन में डाला गया, फिर से अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया, फिर से नरेंद्र मोदी ब्रांड की वॉशिंग मशीन लाई गई, नहला धुला के आपके सामने पेश कर दिया गया। कांग्रेस लड़ेगी कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल करती है, पहले जेल में डालती है फिर बाहर करती है। अंग्रेजों ने यही किया था, आरएसएस को साथ में रखते थे, मुस्लिम लीग को साथ में रखते थे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कांग्रेस क्या कमजोर हुई? हम तो फिर भी आजादी लेकर आए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजेश मीणा के साथ मोहित राजदुबे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मिली भगत है और यह मिली भगत की गई है अगले साल होने वाले पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के। इस वक्त की यह बड़ी खबर, कांग्रेस की ओर से यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को फायदा पहुंचाया गया है ताकि पंजाब और विधानसभा चुनाव जो गुजरात के होने जा रहे हैं वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। बड़ी दिलचस्प स्थिति है क्योंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, आम आदमी पार्टी को ताकत मिली है, लेकिन कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि यह मैच फिक्सिंग है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। साथ ही साथ अमित शाह की वॉशिंग मशीन में अरविंद केजरीवाल भी धुल गए हैं, यह बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है और पवन खेड़ा ने यह बातें एबीपी न्यूज पर कही है। इस वक्त की यह बड़ी खबर। तो देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगातार हो रही है। आज अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ी खबर आई कि अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को राहत मिल गई है कोर्ट से और अब ये पॉलिटिकल यहां पर ट्रायंगुलर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। बीजेपी की ओर से यह कहा गया है कि तकनीकी तौर पर यह सबूत के अभाव में बरी किया गया, इस पर आगे फैसला देखेंगे। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी के बीच मैच फिक्सिंग है, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है, यह बीजेपी ने कहा है, हम पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन यहां पर होती हुई नजर आ रही है। भारत की राजनीति में एक अहम दिन आज का, जब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली। बीजेपी की ओर से इस पर बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया, कांग्रेस ने इस पर यह अहम बात कही है कि यहां मैच फिक्सिंग नजर आ रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच और इसकी वजह है अगले साल होने वाले पंजाब और गुजरात के विधानसभा चुनाव, जहां पर कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की यह पूरी कोशिश है। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति जैसे आम आदमी पार्टी के फिर से फ्रंट फुट पर आते ही बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मैच फिक्सिंग है और यहां करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं, कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी। तो अरविंद केजरीवाल, उनका पहला रिएक्शन जब वो मीडिया के सामने आए थे तो भावुक हो गए थे और उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचारी नहीं है, उनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई थी। अदालत के फैसले के बाद पहला रिएक्शन देते हुए केजरीवाल फूट फूट करके रो पड़े थे। अब से कुछ देर पहले की यह तस्वीर एबीपी न्यूज ने आपको दिखाई थी और उसके बाद किस तरह से परिवार के पास पहुंचे थे, वहां भी भावुक हुए थे। और ये अंकित गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। अंकित, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत दिलचस्प होती हुई। जी दुर्गेश, एक मिनट जी, इस वक्त मेरे साथ दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश से सवाल का जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश, यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी का फायदा पहुंचाने के लिए अरविंद केजरीवाल को बाहर निकाला गया जिससे कि पंजाब में फायदा मिल सके। चल क्या रहा है, कौन किसको फायदा? मुझे लगता है उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते थे। दे शुड शेमफुल। आज देश का इतना बुरा हाल है तो उसमें कांग्रेस का भी बड़ा योगदान है। 6 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रहे,
पूरी पार्टी जेल के अंदर है। इस तरह की गंदी बात उनको करना शोभा नहीं देता। लेकिन पंजाब चुनाव में अरविंद केजरीवाल का फायदा हो, कांग्रेस का नुकसान हो, बीजेपी का फायदा हो। कांग्रेस 10 सीटें नहीं जीतेगी पंजाब में और कांग्रेस खत्म होगी पूरे देश से। लेकिन कांग्रेस के अजय माकन ने वैसे शिकायत भी की थी, सौरभ भारद्वाज उसका जिक्र कर रहे थे कि जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी की थी। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को देश के बारे में सोचना चाहिए, वो देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जरिए बीजेपी अपना फायदा कर रही है, आपको ऐसा लगता है? अब क्या पूछ रहे हो आप? ये कांग्रेस कह रहे हैं। तो आप पूछ क्या रहे हो? हम 6 महीने जेल में रहे हैं, हम इस देश के अंदर हम जेल में रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस का कोई नेता जेल नहीं गया आज तक, हम जेल में गए हैं। साफ तौर पर दुर्गेश पाठक सिरे से खारिज करते हुए कि कांग्रेस राजनीतिक बयानबाजी के चलते इस तरीके की बात जरूर कर रहे हो, लेकिन जेल जाने वाला कौन था? अरविंद केजरीवाल थे। और ये लीजिए, यहाँ पर कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको नाचते हुए झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं और कार्यकर्ताओं में पूरी तरह उत्साह भी है। तो निश्चित तौर पर ये जो कांग्रेस की तरफ से भले ही जो सवाल उठाया गया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता पूरी तरह आक्रामक, पूरी तरह जो है कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को फंसाया गया था और ये जो कांग्रेस इस वक्त राजनीति कर रही है समझ से परे है। और वहीं सौरभ भारद्वाज इस वक्त जो है अजय माकन के ऊपर सीधे से हमला करते हुए, अभी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजय माकन के जो बीजेपी के लिए काम करते, मिलकर काम करते हैं, एलजी ऑफिस में उनके लोग, इस तरीके के आरोप सौरभ भारद्वाज ने लगाए। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से उत्साहित, आक्रामक नजर आ रहे हैं नेता, क्योंकि ये मौका है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम नेताओं के आरोप मुक्त होने का। और चंदन, यहाँ पर हम अपने दर्शकों को लगातार बता भी रहे हैं, यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि बरी हो गए, जी नहीं, बरी तो स्टेज इसके बाद की होती है। अभी यहाँ पर जो अदालत का आदेश आया है ये आरोप मुक्त किया गया है, क्योंकि जब भी कोई मुकदमा चलता है पहले जो आरोप तय होते हैं, आरोप तय होने के बाद में मुकदमा जो है आगे बढ़ता है। लेकिन अभी मुकदमा जो है आगे बढ़ा ही नहीं था, उससे पहले ही अदालत ने आरोप मुक्त किया है। और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त देखिए, और यहाँ पर लगातार संख्या बढ़ रही है और कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो पार्टी के नेता हैं वो आक्रामक, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये पार्टी में ये जो फैसला है, अरविंद केजरीवाल बेगुनाह थे, भ्रष्टाचार नहीं किया, मनीष सिसोदिया बेगुनाह थे, भ्रष्टाचार नहीं किया। और ये लीजिए, कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर झूमने लगी है। तो निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है कि ये जो फैसला आया है इसने भ्रष्टाचार मुक्त, जो आम आदमी पार्टी जो लगातार ये नारा देती थी कि भ्रष्टाचार के हम खिलाफ हैं, ये उसी को साबित करता है। और इसी वजह से ये जो तस्वीरें हैं ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की हैं, जहां पर लड्डू भी खिलाए जा रहे हैं, जहां पर ढोल नगाड़े भी हैं, जहां पर नाच भी रहे हैं, जहां पर गा भी रहे हैं। वहीं आक्रामक तौर पर बयान भी दे रहे हैं जो पार्टी के बड़े नेता हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये एक संदेश देने की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो बेबुनियाद थे। लेकिन ये अभी निचली अदालत का आरोप जो है फैसला है, इसको हाई कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। बिल्कुल, यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंप में जश्न का माहौल है और अरविंद केजरीवाल जब घर पहुंचे थे तो कैसे परिवार ने उनका स्वागत किया था वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस आने का सिलसिला लगातार जारी है। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर बीजेपी बोली है निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी किया है, ये तकनीकी विषय है, हम पर राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ केजरीवाल के पुराने राजनीतिक कदमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 75 दिनों में केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल को हैबिचुअल ऑफेंडर बताया है बीजेपी ने और आरोप लगा करके हिट एंड रन की राजनीति करने का आरोप लगाया है। और इन सब के बीच बीजेपी की ओर से क्या कहा गया है आपको सुनाते हैं। करोड़ के पर्दे रहेंगे घर में, वो सारी बातें अपनी जगह हैं, परंतु जहां तक इसकी बात है तो देश की जनता ने, और वो भारत के इतिहास के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आरोप लगाने के बाद माफी मांग चुके हैं। और माफी एक नहीं, अनेक नेताओं से, हमारे नितिन गडकरी जी से, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से, कपिल सिब्बल जी से और शायद मनीष तिवारी जी से भी वो माफिया मांग चुके हैं, कई लोगों से माफी मांग चुके हैं। तो मुझे लगता है राजनीतिक आधार पर दिल्ली की जनता उनको राजनीति का उत्तर दे चुकी है। तकनीकी आधार के ऊपर यह विषय जो होगा, इसके ऊपर जो तकनीकी प्रक्रिया होगी वो संबंधित एजेंसियां आगे का निर्णय लेंगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी की ओर से कहा गया है कि ये तकनीकी मामला है और इस पर डिटेल्ड रिपोर्ट देखने के बाद, डिटेल्ड फैसला देखने के बाद हम रिएक्शन देंगे। लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये संजीवनी का काम भी करेगी और साथ ही साथ मोटिवेशन का भी काम करेगी। अरविंद केजरीवाल फैसले के फौरन बाद कैसे फपक फपक कर रोते हुए नजर आए हैं और 2 साल पहले, लगभग 23 महीने पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जब उनको, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को राहत पर कांग्रेस का बयान, पंजाब गुजरात में चुनाव इसलिए बरी हुए हैं, बीजेपी की सहयोगी है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में दोनों दल साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन अब काफी यमुना में पानी बह चुका है और अब कांग्रेस हमला बोलती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर अटैक किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। बरी होने का आखिर मतलब क्या, ये समझते हैं कांग्रेस के मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा साहब से। वो तो कह रहे हैं सत्य की जीत है, क्या कहेंगे आप? ये सत्य की जीत हमेशा चुनाव से पहले होती है, जब बीजेपी को सूट करती है सत्य की जीत। चुनाव आ रहे हैं पंजाब और गुजरात में, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को फिर से नहला धुलाकर मेकअप करके फिर सामने पेश कर दिया, वॉशिंग मशीन से निकल कर आ गए, ब्रांड न्यू। कल चिदम्बरम साहब, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं, उन पर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया, क्योंकि असली मकसद क्या है भाजपा का? कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत के लिए जो अपने सहयोगी हैं इनके, जिसको कहते हैं सुविधाजनक सहयोगी, कन्वीनियंट अलाइज, उन सबको फिर से तैयार कर दिया जा रहा है। आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में मोदी जी ने टीएमसी को भी सर्टिफिकेट दे दिया, उनकी भी तारीफ कर दी। जिनको पानी पी पी कर कोसते थे उनकी भी तारीफ कर दी। तारीफ सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस मुक्त भारत लाना है। और कांग्रेस मुक्त भारत क्यों लाना है? क्योंकि अकेली ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ को अपने मकसद में सफल नहीं होने देती। अकेली ऐसी पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी, इनके शब्दकोश में समझौता नाम का शब्द नहीं है। लेकिन पवन खेड़ा साहब, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और रो पड़े और रोते हुए बोले कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, क्या NSD का नाम सुने हो? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका नाम बदल गया अब नरेंद्र स्कूल ऑफ ड्रामा। ये सब उसी स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट है। आप ये करेंगे अरविंद केजरीवाल ड्रामा नहीं, आप मुझे बताइए, अगर नीति अच्छी थी, कोई भ्रष्टाचार नहीं था और जो आरोप थे उनमें कोई दम नहीं था, तो नीति वापस क्यों लिया अरविंद केजरीवाल? Why was the excise policy withdrawn? पहले उसका जवाब दिलवाइए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का ये राजनीतिक पुनर्जीवन है, क्योंकि ईमानदारी का मसीहा बन के चल रहे नहीं होना चाहिए इनको। गुजरात पंजाब के इलेक्शन के बाद फिर से इनको देखना किसी केस में फिर अंदर कर देंगे। ये सिर्फ चुनाव के लिए है। ये कठपुतलियां बने हुए हैं। किसकी? नरेंद्र मोदी की। वो भी किसी और की कठपुतली अलग बात है, लेकिन ये सब रोबोट्स हैं। तो कुल मिला के आप जो बरी हुए स्वागत आप नहीं कर रहे हैं? अरे किसका स्वागत करें साहब? क्यों स्वागत करें जब आपके सामने सब कुछ है? फिर भी आप चाहते हैं हम स्वागत करें? हम रोबोट थोड़े हैं। बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आपके सामने है सब कुछ। पंजाब और गुजरात इलेक्शन के आने के जस्ट पहले फिर से वॉशिंग मशीन में डाला गया, फिर से अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल किया गया, फिर से नरेंद्र मोदी ब्रांड की वॉशिंग मशीन लाई गई, नहला धुला के आपके सामने पेश कर दिया गया। तो कांग्रेस लड़ेगी कैसे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं कि इस्तेमाल करती है, पहले जेल में डालती है, फिर बाहर करती है। भाई अंग्रेजों ने यही किया था, आरएसएस को साथ में रखते थे, मुस्लिम लीग को साथ में रखते थे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कांग्रेस क्या कमजोर हुई? हम तो फिर भी आजादी लेकर आए। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए। पवन खेड़ा साहब हमसे खास बातचीत कर रहे थे। हमारे सहयोगी राजेश मीणा के साथ मोहित राजदुबे, एबीपी न्यूज। बलराम हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, बड़ी दिलचस्प स्थिति है, कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी ने अटैक किया और कांग्रेस कह रही है मैच फिक्सिंग है बीजेपी और आपके बीच। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में इन नेताओं को धुल करके बाहर निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि जब पंजाब और गुजरात में चुनाव नजदीक हैं तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया गया है,
ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सके चुनाव में? देखिए, मुझे लगता है कि आज भाजपा से ज्यादा कांग्रेस बौखलाई हुई है। इनको थोड़ा कोर्ट ऑर्डर पढ़ लेना चाहिए। मुझे पता है कि 600 पेज का बहुत एग्जॉस्टिव ऑर्डर है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा दिमाग भी लगेगा। पढ़ के देखना चाहिए कि कितनी गंभीर टिप्पणियां की है। इस जांच षड्यंत्र जो भाजपा के दफ्तर में लिखा गया था उसको बर्खास्त करते हुए कोर्ट ने कितनी उम्दा टिप्पणियां करके बताया है कि कैसे जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, कैसे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी टीम के खिलाफ एक प्रमाण नहीं था। कोर्ट ने 300 प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन किया और बहुत सारा और। लेकिन प्रियंका जी, सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ खड़ी, एक मंच पर नजर आई। दिल्ली के अंदर चुनाव भी एक साथ लड़ा लोकसभा का, और अब कांग्रेस इस तरीके की टिप्पणी कर रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना। देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट पहले ही कहा था कि जो ये गठबंधन था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। उसके बाद से आम आदमी पार्टी हर जगह अकेले ही लड़ी और अकेले ही लड़ती रहेगी। मुझे लगता है कि आज एक करारा जवाब मिला है मोदी सरकार को, जिन्होंने ये झूठा केस बनाया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को, उनके परिवार को, आम आदमी पार्टी के परिवार को अलग अलग तरीके से प्रताड़ना दी। यानी प्रियंका जी, आप कह रहे हैं कि जो दोस्त थे अब दुश्मन हो गए? देखिए, उस टाइम पे मोदी जी ने ठान लिया था कि रिजर्वेशन खत्म करनी है और 400 पार जाना है। उस टाइम पे संविधान को बचाने के लिए वो उस वक्त की जरूरत थी। जी, तो केजरीवाल और सिसोदिया बरी हो चुके हैं और इसके साथ ही बड़ा सियासी घमासान छिड़ चुका है। और अरविंद केजरीवाल की रिहाई और अरविंद केजरीवाल को बरी करने के बाद किस तरह से ये राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है, हर खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हम आपको लगातार बयान भी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल किस तरह से, जब उनको इस पूरे मामले में डिस्चार्ज करने का फैसला किया गया था तब उन्होंने क्या कहा था। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन ईमानदार लोगों से वो इज्जत भी छीन ली। लूटो समाज को जितना लूट सकते हो। आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अपने सत्ता के लालच में हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा। तो देखिए, 23 महीने में पूरा समय का एक चक्र घूम चुका है आम आदमी पार्टी के लिए। 21 मार्च 2024 जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले में, सीबीआई वाले इस मामले में, और देखिए 27 फरवरी 2026 जब इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। तमाम जो आरोप थे सीबीआई की ओर से, सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आज सच पूरे देश के सामने आ गया। तो हमला बोलने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के टॉप लीडरशिप के ऊपर हमला बोल रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सियासी तौर पर खत्म करने की कोशिश की गई है। और इन सब के बीच तस्वीरें जो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, हम आपको 23 महीने पहले की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, और अब जब उनकी यहां इस पूरे मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है, उसके बाद किस तरह से वो फपक फपक कर रो पड़े हैं और किस तरह से उनकी आंखों में आंसू आ गए, गला रूंध गया था, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। परिवार से मिले तो खुशी के साथ साथ आंखों में नमी भी नजर आ रही थी। समर्थक जोश में हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सियासी तौर पर अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की गई, उनकी जो सियासी जमा पूंजी है, ईमानदारी को उनसे छीनने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहां पर एक नया सियासी घमासान छिड़ चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब मिल चुके हैं और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था, आपसे थोड़ी देर पहले आपको सुनाते हैं वो बयान। सालों से भारतीय जनता
जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहा है सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को समझौते हों, आज पूरे विश्व में भारत के प्रति विश्वास है, भारत के साथ साझा समझौते करने में उत्साह है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णायक नेतृत्व है, उनका जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन मिलता है कैसे चीज़ों को गति से आगे बढ़ाना, देश के हितों को सुरक्षित रखना, देश के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे समझौते करना, ये वास्तव में ताकत है भारत की, जिसके कारण इतने अच्छे डील्स भारत कर पाया है। रही बात अमेरिका की, उनके अंदरूनी विषयों के ऊपर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज पूरी दुनिया एक प्रकार से अलग उथल पुथल में चल रही है। इसी के बीच भारत ने अपने हितों की भी रक्षा करना, अपने निर्यात को बढ़ाना, अपने उद्योग जगत को आगे लेके जाना, देश की प्रगति निरंतर हो। आज हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो ध्यान में आता है कि भारत तेजी से एक विकसित भारत, एक समृद्ध भारत बनने के तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही वर्षों में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हमारे युवा युवती हमारी ताकत है, हमारे लोकतंत्र को पूरे विश्व ने पहचाना है। हमारी सभ्यता, हमारा इतिहास, हमारा जो एक प्रकार से फैमिली वैल्यू सिस्टम्स है, हमारे देश के अंदर जो एक ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, जो भविष्य के प्रति आशा अपेक्षा से भरे हुए लोगों की ताकत है, ये आज भारत को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है। द बिगर पिक्चर इज लुकिंग वेरी रोजी, आई अंडरस्टैंड दैट, बट थोड़ा स्पेसिफिक्स में आते हैं सर। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कह दिया है कि ट्रंप की टैरिफ अवैध है। तो अब मेरे दो सवाल सर। पहला सवाल ये कि जिस हाल में और जिस स्टेटस में ये ट्रेड डील है अभी, क्या हम उसी करंट फॉर्म में आगे बढ़ने वाले हैं यूएस के साथ, या हम ये ट्रेड डील रीनेगोशिएट करने वाले हैं सर? दीज आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, क्लियर आंसर्स वी वांट सर। ये सिचुएशन अभी इवॉल्व कर रही है। अभी तक हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देखा है, कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस भी किए हैं। तो जैसे जैसे सिचुएशन इवॉल्व होगी हम उस पर निगरानी रखे हुए हैं। वैसे वैसे भारत को भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, बहुत बेहतरीन डील हुई थी। व्यापार में आप और आपके सभी दर्शक भली भांति समझते हैं कि इम्पोर्टेंट होता है अपने प्रतिस्पर्धा में जो देश खड़े हैं उनके सामने हमें एक कंपेटिटिव एज मिले, हमारा डील दूसरों से कम रेट पर हो, हमारे निर्यात के ऊपर कम टैक्स लगे दूसरों से, वो हमारे को ताकत देता है, हमारे निर्यात को बढ़ाता है, हमारे व्यापार को बल देता है। तो ये डील हमारे हितों में थी। हमारे सभी सेंसिटिव इश्यूज, किसानों के, डेयरी के, पोल्ट्री के, फिशरमैन के, एमएसएमई के, विश्वकर्मा के, हमारे हथकरघा के साथ जुड़े हुए क्षेत्र के, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये डील करी गई थी। हमारा रेट ड्यूटी का बाकी हमारी स्पर्धा में जो विकासशील देश है उनसे कम था। तो एक बहुत ही अच्छी डील थी
और मुझे विश्वास है कि आगे भी चल के भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए 140 करोड़ देशवासियों की आशा, अपेक्षा और आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए विकसित भारत बनाने के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए आगे भी हम अच्छी डील्स करते रहेंगे। यूएस की भी डील आगे भी हमें आगे कि आप आगे भी अच्छी डील करते रहेंगे, लेकिन सवाल बहुत स्पेसिफिक इसीलिए क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं पीयूष जी इसके साथ। मैं समझ रही हूं कि शायद इस डिसीजन के बाद आपको ज्यादा स्पेस मिला है मनूवर करने का, इसीलिए वापस वो सवाल कि जिस फॉर्म में आपने ये डील साइन करी थी उनके साथ, अभी आप मोडालिटीज पर वर्क कर रहे थे, क्या हम उसी ढर्रे पर आगे बढ़ रहे, उसी करंट फॉर्म में ये डील फाइनल होगी या आप वापस रीनेगोशिएट करेंगे? जैसा मैंने कहा कि सिचुएशन अभी तक इवॉल्व कर रही है, आगे बढ़ रही है, अलग अलग दिन, अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग विषय सामने आते हैं, तो अब वॉच करना पड़ेगा। पर मैं इतना आश्वस्त कर दूं, जिस प्रकार से इस डील में डेयरी को बाहर रखा गया, डेयरी में कोई छूट नहीं दी गई, जिस प्रकार से चावल, गेहूं इसको बाहर रखा गया, जिस प्रकार से मक्का, सोया मील को इस डील से बाहर रखा गया, देश के किसानों के, देश के पोल्ट्री के, देश के डेयरी के, मछुआरों के, एमएसएमई के, इन सभी के हितों को जैसे सुरक्षित रखा गया, ये सुरक्षा आगे भी कायम रहेगी। जिस प्रकार से इस डील ने हमारे लिए नए अवसर खोले, नए मौके खोले, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, जिस प्रकार से हमें लाभ दिलवाने वाला ये डील था, आगे भी लाभ मिलता रहेगा। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा अच्छा साझेदार है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी उनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स में पार्टनरशिप है, हमारी उनके साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप है, हमारी उनके साथ डिफेंस में पार्टनरशिप है, क्वाड में हम साथ में काम करते हैं। तो एक प्रकार से ये साझेदारी के कई डायमेंशंस हैं, उसमें ट्रेड भी एक बहुत प्रमुख, निवेश भी एक बहुत प्रमुख डायमेंशन है, और भारत के हितों को सुरक्षित रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। जरा भी कोई चीज में भारत को समझ रही हूं नुकसान सर कि आप भारत के हितों की रक्षा करते रहेंगे जिस भी रूप में ये ट्रेड डील फाइनल हो। लेकिन सवाल इसलिए भी पूछ रही थी क्योंकि आप जो विभाग संभालते हैं सर, वाणिज्य विभाग, अमेरिका के इसी विभाग ने भारत में जो हम सोलर एनर्जी इंपोर्ट उनको एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर 126% ये बस अभी हुआ है, 126% टैक्स लगा दिया गया है उस इंपोर्ट पर। ये हमारे डील में तो इसकी बात हुई ही नहीं थी। अब इसका क्या असर होगा हमारे डील पर? इस तरीके की चीजें आ रही हैं। मुझे लगता है आपको व्यापार क्षेत्र में जो अलग अलग काम होते हैं उसको समझना पड़ेगा, आपके दर्शकों को भी समझाना पड़ेगा। जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगती हैं या सेफगार्ड ड्यूटीज लगती हैं, उसका ट्रेड डील और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से कोई संबंध नहीं है। ये ड्यूटीज का आधार एक जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है, जिसमें अगर कोई देश को लगे कि दूसरे देश से सामान जो उनके देश में आ रहा है वो, इसका कोई ट्रेड डील से कोई संबंध ही नहीं है, कभी विषय ये डिस्कस भी नहीं होते हैं, ना अमेरिका के साथ ना कोई और ट्रेड डील में किसी भी देश के साथ। ये जुडिशियल प्रोसेस होता है कि अगर कोई देश का सामान हमें लगे कि हमारे यहाँ पे उसका इंपोर्ट का सर्ज हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया है, या कोई ऐसे सब्सिडीज दिए जा रहे हैं जिसके कारण हमारे देश के हितों को नुकसान हो रहा होता है, तब उसका एक प्रोसेस रन करके हम भी लगातार एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी दूसरे देशों के सामान पर लगाते रहते हैं। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। भारत ने भी अन्य देशों पे ये इस प्रकार के सेफगार्ड ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रखी है, और ये प्रोसेस कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से संबंध नहीं। आपने ये भी कहा था ट्रेड डील के समय, और ये कंपैरिजन बड़ी जोर शोर से आप लोगों ने मीडिया में पुश किया था कि देखिए हमारे जितने नेबर्स हैं उन सबको आप मिला लीजिए,
जो सबसे बेहतरीन डील साइन हुई है वो भारत और यूएस के बीच में हुई है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी पीयूष जी कि जो ट्रंप की डील बांग्लादेश से हुई है उसको लेकर अब लगातार सर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भारत से आपने जो डील की उसमें आपने जैसे आपने क्लेम किया कि सबसे बेहतर है, लेकिन बांग्लादेश में अब जो डील हुई है उसके हिसाब से सर टेक्सटाइल की बूम अब बांग्लादेश में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं आएगी और भारत के कॉस्ट पे आएगी, क्योंकि इन्होंने ये क्लियर किया है कि अगर आप कॉटन लेते हैं यूएस से, बांग्लादेश कॉटन लेता है यूएस से और वही कपड़ा बनाकर भेजता है तो उस पर जीरो टैरिफ है, जीरो ड्यूटीज है। तो सर ये तो एक तो हम जो कॉटन हमसे ले रहे थे वो भी नहीं लेंगे, वो वहीं से लेंगे वहीं से बेचेंगे। इस पर बड़ा विवाद उठ गया है कि भारत क्या कह रहा है और देखिए बगल में क्या हो गया। नहीं, मुझे लगता है वो विवाद कुछ नहीं है, नासमझ लोग ने ये विवाद खड़ा किया है। मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी बताया कि यही सुविधा भारत के लिए भी है, ये कोई विशेष बांग्लादेश के लिए सुविधा नहीं है, ये पूरे विश्व सर में। हम तो अपनी कॉटन यूज कर रहे हैं ना अगर सर, हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। सॉरी, बट हम तो अपने किसानों की कॉटन यूज कर रहे हैं। उसके बारे में भी समझाता हूँ, एक मिनट, मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। मैं पहले भी कर चुका हूँ, शायद आपने मेरा वक्तव्य देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। पहली बात तो जैसा बांग्लादेश को डील मिली है वो भारत में भी है, और आप भली भांति जानती हैं, एक अर्थव्यवस्था समझने वाले चैनल में काम करते हैं, कि कोई भी देश अगर निर्यात के लिए कोई रॉ मटेरियल लगता है तो उसका ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ करता है। ये आज की नीति नहीं है, कांग्रेस के ज़माने से नीति चले आ रही है। कांग्रेस ने नीति तय की थी कि अगर कोई भी चीज़ निर्यात हो रही है उसके लिए अगर इंपोर्ट करना पड़े कोई सामान तो वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसमें कोई नई चीज़ या कोई विशेष कोई इसमें बड़ा रहस्य ऐसा नहीं है, या किसी को कोई नुकसान है वो भी नहीं है। SEZ पॉलिसी कांग्रेस के समय 2006 में आई, यूपीए सोनिया गांधी जी और गांधी परिवार ही चलाता था, रिमोट कंट्रोल में वो सरकार। SEZ पॉलिसी में भी यही है कि आयात कुछ भी कर सकते हो ड्यूटी फ्री, अगर वो निर्यात के लिए आप इस्तेमाल करने वाले। तो पहली बात तो स्पष्ट हो जाए सबको कि ये कोई आज की नीति नहीं है, ये कांग्रेस के समय से चले आ रही है और भारत में नहीं पूरे विश्व में चले आ रही है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश को सुविधा है वही भारत को भी सुविधा है। तीसरी बात, जो कॉटन भारत प्रोड्यूस करता है और जो कॉटन अमेरिका प्रोड्यूस करता है उसके क्वालिटी में फर्क है। जो कॉटन हमारे देश में लग के फैब्रिक बन के जाता है वो कल भी चलते, आज भी जाता है और कल भी जाएगा, उसकी डिमांड उल्टे 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी। अब हमारे पास EU में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी, अब हमारे पास 27 देश हैं EU के, UK में जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिechtenstein और आइसलैंड, ये 4 देशों के समूह में टेक्सटाइल पे जीरो ड्यूटी है जो पहले नहीं थी। खाड़ी में ओमान, UAE में जीरो ड्यूटी है, आगे चल के 6 के 6 खाड़ी के देशों में हो जाएगी, उनके साथ हमारा FTA की चर्चा शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जीरो ड्यूटी है। तो आप सोचिए कितने नए बाजार मोदी सरकार ने हमारे टेक्सटाइल के लिए खोले। इन सब में जो टेक्सटाइल के लोग मेरे पास आते हैं उनको तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि भारत के कॉटन का उत्पादन हमने जल्द से जल्द बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो जो डिमांड आएगी टेक्सटाइल की उसके लिए कॉटन पर्याप्त नहीं पड़ेगा भारत में। और जो अमेरिका से कॉटन आता है या इजिप्ट से कॉटन आता है उसको एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन बोलते हैं, उसकी क्वालिटी ही अलग है, उसका काउंट ही अलग है, और वो कुछ स्पेसिफिक कपड़ों के लिए या स्पेसिफिक ब्रांड या डिजाइनर क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल होता है। तीसरी बात, अमेरिका के टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो देखें तो वो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। उनका टोटल कॉटन प्रोडक्शन जो है उसमें डोमेस्टिक कंजम्पशन भी होती है अमेरिका में, तो टोटल एक्सपोर्ट जो अमेरिका करता है वो मात्र $5 बिलियन का है, और भारत की जो कॉटन रिक्वायरमेंट होगी
वो तो आगे चल के इतनी बड़ी होगी कि उससे 5, 7, 10 गुना ज्यादा होगी। तो हमें कोई अमेरिकन कॉटन का थ्रेट नहीं है और हमारे कॉटन के किसानों के हितों को भरी भांति हमने सिर्फ सुरक्षित नहीं रखा है, उल्टे वो बढ़ेगा। जी सर, आपने बाजार की बात करी तो थोड़ा तेल के बाजार के बारे में भी बात कर लें। आपसे जब भी सवाल पूछा जाता है आप कहते हैं भैया ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, MEA से जाकर बात करो। लेकिन मैं पूछ आपसे इसलिए रही हूँ, ये ट्रेड डील का हिस्सा ही नहीं है, तो मैं उसमें क्या पूछ रही हूँ सर, क्योंकि आप बस कल ही आप हावर्ड लटनिक से मिले हैं और आपने सरजियो गोर से तो आप मिले हैं कल। तो ये जो आप लोगों की मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें साझा हुई है, तेल को लेकर कोई बात ही नहीं हुई है। आप लटनिक से मिल रहे हैं, आप सरजियो गोर से मिल रहे हैं, आप पीयूष जी साथ में हैं, आप लोग के बीच में तेल को लेकर कोई बात ही नहीं होती है क्या? कितना असर हो रहा है हम लोग को या होने वाला है? ना, पहली बात तो भारत के हित सर्वोपरि है, तो चाहे कोई भी विषय हो, मोदी सरकार पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे 140 करोड़ देशवासियों का पूरा भरोसा है मोदी जी पर कि भारत के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं होगा। भारत के हित सर्वोपरि, वो तो समझ, पहली बात जी। दूसरी बात, तेल ना तो मेरा सब्जेक्ट है, ना वो सर्जियो गौर का सब्जेक्ट है, ना वो सेक्रेटरी लटनिक का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके ऊपर हमने कोई बात ही नहीं करी। ठीक है, हमने व्यापार जो हमारा समझौता हुआ है, जो जिसमें सेक्शन 232 के टैरिफ्स रखते हैं, वो सेक्रेटरी कॉमर्स के साथ होता है। जो व्यापार का समझौता है उसमें जो वहाँ के USTR है मिस्टर जेमिसन ग्रियर, उनके और मेरे बीच बातचीत होती है। तो हर एक विषय का जिसकी जो डोमेन है, जो हमारे मंत्रालय और हमारे साथ संबंधित है, उसकी हम चर्चा करते हैं। सेक्रेटरी लटनिक एक सेक्शन 232 है, वो उनके अंतर्गत आता है। इन्वेस्टमेंट, निवेश उनके अंतर्गत आता है, उस पर मैंने बात करी। हमने कई सारे नए एरियाज आइडेंटिफाई किया जिसमें बड़े रूप में भारत को लाभ होगा। इसलिए मैंने अपने ट्वीट में लिखा कि ये बड़े फ्रूटफुल एंगेजमेंट्स हुए जो भारत के व्यापार को और हमारी आर्थिक जो साझेदारी है जिसमें निवेश भी आते हैं, उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलने जा रहे हैं। उस पे हमने बहुत अच्छी चर्चा की। बिल्कुल सर। वैसे तेल पर हमें कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं मिलता है। आखिरी के 2 सवाल ले रही हूँ आपके साथ। आपने वो माफ करिए, तेल पर जयशंकर जी और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कई बार बड़ा स्पष्ट किया है कि भारत को हितों को रखते हुए, भारत के हितों को संरक्षित रखते हुए हर एक निर्णय। सर, आपने जिक्र किया कि आपने जो फोटो एक्स पर साझा किया उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। सर, चर्चा इसलिए हो रही है कि उस फोटो में आप ध्यान से, जब लोग ने देखा उस फोटो को, तो उन्होंने कहा देखिए उसने आपने एक केस में एक गाय है, उसका दूध पीते बछड़ा, वो सिल्वर स्टैचू आपने दिया है। लोगों ने कहा बड़ा सटल मैसेज दिया अपने काउंटर पार्ट को पीयूष गोयल ने, मतलब गिफ्ट देकर बता दिया कि भारत डेयरी और किसानों के इशू पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला है। ये मैसेज दे रहे थे आप? देखिए बहन जी, गाय हमारे लिए पूजनीय है, हम तो पूजा करते हैं और देते हुए मैंने उनको बताया भी कि हमारे लिए गाय और बछड़े का जब दोनों का जब हम साथ में हमारे हस्तशिल्प वाले कारीगर बनाते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से बहुत ही सांस्कृतिक एक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रोस्पेरिटी का प्रतिबिंब है। मैं उनको बता रहा था देते हुए, और मैंने बताया ये हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। ये हमारे हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोगों ने बनाया है। और जब मैं आपको ये भेंट कर रहा हूँ, ये US और इंडिया की साझेदारी का एक प्रतीक है, जो दोनों देशों की प्रोस्पेरिटी के लिए, दोनों देशों की समृद्धि के लिए एक प्रकार से दर्शाता है। और रही बात डेयरी की, ये मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि डेयरी अमेरिका और भारत के बीच के समझौते में नहीं शामिल की गई है। हमारे जितने दूध उत्पादन है उसमें कोई कटौती, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज में कोई कटौती या कोई नई चीज नहीं है। इसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया, जैसे हमारे पोल्ट्री को सुरक्षित रखा गया,
जैसे चावल और गेहूं को सुरक्षित रखा गया, जैसे हमारे मक्का को और सोया मील को सुरक्षित रखा गया। तो जो जो हमारे किसान के उत्पादन है, जो चीज़ हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारी पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालक, हमारे विश्वकर्मा, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, हमारे MSMEs, जो हमारे सेक्टर्स की विशेषताएं हैं और भारत की ताकत है, उसको पूरी तरीके से सवाल पीयूष जी, समय कम है, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारत ने EU के साथ ये डील साइन करी और फिर अमेरिका के साथ, पीयूष गोयल के पर्सपेक्टिव से दोनों डील में से सबसे ज्यादा फायदेमंद डील कौन सी है? थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा सर। हाँ, मैंने ये कई बार इसका जिक्र किया है कि हर एक डील अपने पैर पर खड़ी होती है, हर एक डील की अपनी विशेषताएं होती है, सामने की अर्थव्यवस्था को देख के डील क्राफ्ट की जाती है, डील का शिल्पकार की तरह बनाना पड़ता है। और हर एक डील में भारत के हितों को संरक्षित रखना, हमारे ऑफेंसिव इंटरेस्ट जो हमारे देश के लिए लाभदायक है उस पर फोकस करना, जो हमारे लिए सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिस पे हमें संवेदनशीलता दिखानी है उसको संभालना, ये हर एक डील के अलग अलग पहलू होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, उनके एक प्रकार से भारत के प्रति जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प दिया, 140 करोड़ लोगों को इस संकल्प के साथ जोड़ा है कर्तव्य भावना से, जिस प्रकार से सेवा भाव से वो देश की सेवा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में भारत की 9 की 9 डील जो हुई है, ये सब विकसित देशों के साथ हुई है जहां हमारी स्पर्धा नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी डोंट कम्पीट विद देम। ऐसे ये 9 डील्स 38 विकसित देशों के साथ किए गए हैं। ये भारत के लिए अपार संभावनाएं खोलेंगी, भारत के युवा युवतियों को बहुत सारे नए अवसर और मौके मिलेंगे। भारत के हित हर एक 9 की 9 डील में अलग अलग पहलू से देश को आगे बढ़ाने में अच्छे रहेंगे। यूएस की डील अपने आप में एक बहुत अच्छी डील है, EU की डील अपने आप में एक बहुत अच्छी डील है, हम दोनों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, आशा करती हूं कि इन सारी डीलों से भारत व्यापार के बहुत सारे दरवाजे खोल सकेगा। आई नो यू हैव अ वेरी बिजी डे इन दिल्ली। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू। धन्यवाद बहन। बताते हुए कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसमें भारत के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। भारत के लिहाज से ये डील बेहद शानदार है और साथ ही साथ टैरिफ को लेकर के उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिका की ओर से जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के जितने भी पार्टनर्स हैं उन पर पहले के मुकाबले टैरिफ ज्यादा लगा है। भारत के हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पीयूष गोयल ने कहा, हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ किसानों को लेकर के जो सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं कि भारत के किसानों के हितों की अनदेखी भारत और अमेरिका के इस ताजा ट्रेड डील में की गई है, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है और कहा है कि भारत के किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है उस डील में जिससे भारत के किसानों को नुकसान होगा और लंबे समय में भारत को इन सभी डीलों से, चाहे वो अमेरिका के साथ डील हो या फिर जो EU के साथ डील की गई है, इन सबसे भारत को फायदा ही होने जा रहा है।